नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ध्वनि तरंगे। इनमें से यानी कि निम्नलिखित जो जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें से ध्वनि तरंग जो है वह एक यांत्रिक तरंग है। बाकी रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे और प्रकाश तरंग जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संचरण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन सा है? तो वह है ध्वनि तरंगे। आंसर बी हो जाएगा। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम की कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, इन सारे होते हैं। नेक्स्ट है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आज का दूसरा क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो यह होता है आयन मंडल से। आंसर बी हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर से परावर्तित होती है। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? तो यह आयनोस्फीयर द्वारा किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है आयन मंडल। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो वह है ध्वनि। आंसर इसका सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात या शून्य से गति नहीं कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता तथा वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आवेशित कण। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते रहते हैं। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। यह कथन जो है वह सही नहीं है। बाकी उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, वह सूर्य से उत्पन्न होती है, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उच्च आवृत्ति यानी कि UHF की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है।
किसके रूप में की जाती है? परा उच्च आवृत्ति यानी कि UHF की तरंगें साधारणतः संचारित किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। आंसर इसका सी हो जाएगा। परा उच्च आवृत्ति यानी कि UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगें तथा सूक्ष्म तरंगें का भी संचरण किया जाता है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह तरंग दैर्ध्य कहलाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तक तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है एक्स किरणों का। क्रिस्टल की या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह कौन सी तरंग का उपयोग करता है या प्रयोग करता है? तो वह प्रयोग करता है रेडियो तरंगों का। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह किया जाता है अवरक्त तरंग का। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए इनमें से कौन सा प्रयुक्त तरंग है? तो वह है माइक्रोवेव। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है? तो यह होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है। FM बैंड के लिए यह परास मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। CT स्कैन करने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो CT स्कैन करने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। CT स्कैन या कम्प्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो यह होता है धातु में। इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इस्पात में। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? तो इसमें से होगा ठोस में होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोहा में। आज का 21वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में चल सकती है? ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस में चल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस या वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निर्वात में। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाती। नेक्स्ट है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह इनमें से कौन है? जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है निम्नलिखित में से वह कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आवृत्ति। ध्वनि एक स्थान दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह निम्नलिखित में से कौन सी है? स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 16.5 मीटर। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य के कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समांतराल पर सुनाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों होता है?
चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है, प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है, यानी कि सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की श्रव्यता की सीमा यानी कि सुनने की क्षमता कितनी होती है, कितने हर्ट्ज तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आज का 34वां क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। आंसर ए हो जाएगा। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्राश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चमगादड़ उड़ते समय प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट है, प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओजोन लेयर में बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लगभग 30 डेसिबल। तो इसी प्रश्न के साथ आज का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।